हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में अभी तक हम लोग डिस्कस किया किस तरीके से आइटरेटिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया बाइनरी सर्च का। ओके, तो बाइनरी सर्च क्या होता है बेसिकली, अगर आपको एक एरे दी होगी तो उसका क्राइटेरिया है कि एरे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग, यानी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, तभी हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया वो क्या आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखते हैं ये क्या है एल्गोरिथम, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो बाइनरी सर्च BS शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बाइनरी सर्च कैपिटल A ये आपकी एरे है एज ए इनपुट, और I क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे, J क्या है लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, और X क्या है जो एलिमेंट सर्च करना है। ओके, तो I क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे, दिस इज I, दिस इज J। ओके, और X सपोज दैट हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं, तो X क्या है आपका 18। हमें क्या करना है, एक एलिमेंट सर्च करना है 18, ये एलिमेंट सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले एक कंडीशन लगी है, इफ J इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू I। J क्या है 8, I क्या है 0। क्या ये कंडीशन ट्रू? यस। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट आपका लाइन क्या है, मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मिड विच इज इक्वल टू I प्लस J/2। तो अगर मिड कैलकुलेट करेंगे तो 8 प्लस I दैट मीन्स 0/2 विच इज नथिंग बट 4। तो मिड क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये मिड कैलकुलेट किए, फिर चेक करेंगे इफ x इज इक्वल टू a ऑफ मिड। तो x क्या है आपका, x 18 है, क्या 18 विच इज इक्वल टू a ऑफ मिड क्या है 4 आया, तो ये क्या है 21, ये आपको मिड मिला। ओके, मिड। क्या ये ट्रू हो रहा? नहीं, ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये आपका स्टेटमेंट रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट इफ पे आएंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दो पॉसिबिलिटी आएगी। दो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, जो भी हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट 18 है वो इस 21 से या तो लेसर होगा या तो ग्रेटर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 21 से पहले ही 18 आएगा, 21 के बाद तो आएगा नहीं। तो जब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंपेयर किए तो पता चला कि ये एलिमेंट नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये किधर है, ये इसके लेफ्ट में होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, इफ x इज लेस देन a ऑफ मिड। तो x इज लेस देन a ऑफ मिड का मतलब क्या हुआ, x क्या है 18, a ऑफ मिड क्या है 21। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, रिटर्न बाइनरी सर्च, सेम फंक्शन यहाँ आ रहा है, बाइनरी सर्च a ऑफ I मिड -1, x। तो ये आपका बाइनरी सर्च जो फंक्शन था वही सेम फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन कॉलिंग क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल या रिकर्शन कहते हैं। ओके, कोई फंक्शन खुद को अगर कॉल कर रहा है तो ऐसे फिनोमेना, इस सिनेरियो को क्या कहते हैं, रिकर्जन। ओके, तो अब क्या हो रहा है, बट हाँ रिकर्सिव कॉल जो होगी उसमें जो फंक्शन नेम होगा वो तो सेम होगा, बट यहाँ पैरामीटर वैल्यू चेंज होगी। ओके, जो भी पैरामीटर्स है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, सेम पैरामीटर को कॉल नहीं करेगा, अदरवाइज वो हमेशा कॉल ही होता रहेगा। तो कैपिटल A अब क्या एरे सेम। ओके, I क्या हो जाएगा, I क्या था यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे बाइनरी सर्च दोबारा से कॉल होगा, बाइनरी सर्च A 0, मिड -1, मिड -1 मतलब 3, 18 x है। क्यों यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए आ रहा है जो अभी हम लोग डिस्कस किया कि मिड के लेफ्ट में ही होगा। मिड के लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड इंडेक्स तक। सिंपल एग्जांपल समझे कि जैसे बाइनरी सर्च का मतलब सिंपल, अगर रियल लाइफ एग्जाम समझे, एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में इंडेक्स देख लिया, इंडेक्स देखने के बाद पता चला कि ये वाला टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है ग्रीडी एल्गोरिथम। तो ग्रीडी एल्गोरिथम किस पर्टिकुलर पेज में, मालूम चला कि जो है 240 पेज पे, राइट। तो हम क्या करते हैं, रैंडम कोई एक पर्टिकुलर नियर अबाउट हम क्या करते हैं, पेज ओपन करते हैं तो पता चलता है ओ 300 खुल गया। तो क्या करेंगे, अब 300 के राइट में जितने भी पेजेस होंगे उधर नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड में हम चेक करते हैं, और यही सिनेरियो चलता रहता है। वही सेम चीज़ है क्या है, बाइनरी सर्च। ओके, तो अब यहाँ है, फिर से क्या करेंगे, यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, चेक करेंगे क्या ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है, यस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे तो 0 प्लस 3, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 चूंकि मिड हमने इंटीजर लिया हुआ है तो मिड क्या हो जाएगा आपका, मिड इक्वल टू 1, राइट। तो मिड की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ आ गए। ये इंटरेस्टिंग है समझना, मिड की वैल्यू 1 हो गई। अब कंपेयर करेंगे, फिर से ये कंपैरिजन होगा, x इक्वल यानी 18 विच इज इक्वल टू 15, 18 को 15 से कंपेयर, कंडीशन फॉल्स। फिर आए यहाँ पे x इज लेस देन a ऑफ मिड, x इज लेस देन a ऑफ मिड, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एल्स पार्ट वाला, राइट। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो बाइनरी सर्च कॉल हो रहा है, बाइनरी सर्च A
मिड प्लस 1, मिड कितना था 1, 1 + 1 2, 3, 18, राइट, 2, 3, ये वैल्यू क्या होगी, मिड प्लस 1 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर यहाँ मिड कैलकुलेट किए, ये आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटी आएगी, या तो ये एलिमेंट इससे छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो 18 क्या है, 15 से बड़ा, तो यानी इसके राइट साइड में आएगा। और राइट साइड में कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 to 3 ओनली। ओके, रेस्ट ऑफ द एरे ऑलरेडी हमने डिस्कार्ड कर दिए। अब इधर आएंगे, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट में चेक करेंगे। तो 2 + 3 5, 5 / 2 2.5, और मिड की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी आपकी 2, तो 2 मिड मिल गया। कंपेयर की, यस फाउंड। अब यहाँ हमें समझना है कि कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही केयरफुली इसको समझना होगा। पहले क्या, एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये आपकी एरे है, n एलिमेंट्स, इसमें कैसे बाइनरी सर्च वर्क कर रहा है। अगर n एलिमेंट हैं, हमें इस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो इसकी हम एजम्पशन ले रहे हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करें t of n से। t of n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n इनपुट साइज, t of n टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n नंबर ऑफ एलिमेंट में हमने बाइनरी सर्च अप्लाई किया, तो सबसे पहले क्या करें, मिड कैलकुलेट करें। सपोज दैट ये हमको मिड मिल गया, उसके बाद इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मिल गया, यहीं स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज दो ही पॉसिबिलिटी आएगी, या तो एलिमेंट हमारे राइट साइड में होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या था, जब फर्स्ट टाइम आइटरेट किए तो इसके लेफ्ट में जा रहे थे। तो अगर हमारा एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, तो क्या हम ये राइट साइड वाली एरे में चेक करेंगे। फिर से रिपीट करें, मिड कैलकुलेट किए, मिड जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है मिड उससे मैच नहीं किया, तो दो ही पॉसिबिलिटी आएगी, आइदर लेफ्ट और राइट। अगर एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड में है, तो क्या हम ये राइट साइड में चेक करेंगे, तो पता चला नहीं चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटा इधर है, तो इधर ही होंगे। जो टेक्स्ट बुक का हमने एग्जांपल दिया, राइट साइड में हम पेजेस को ओपन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये एरे एग्जैक्टली कितने, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब इधर कितने एलिमेंट है, अप्रोक्सीमेटली n/2, और इधर कितने, n/2। तो हर, यानी फर्स्ट आइटरेशन में n/2 एलिमेंट को हमने डिस्कार्ड कर दिया। ओके, नेक्स्ट, फिर वापस आए। अब हमारे पास ये एक सब एरे बची है n/2 एलिमेंट्स की। फिर से मिड कैलकुलेट किए, फिर से कंपेयर किया। सपोज दैट नहीं मिला तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट जिसको सर्च कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। ओके, तो अगर सपोज दैट राइट में मिल गया, जैसे यहाँ हमको राइट में मिला था, तो हम इधर आएंगे, तो क्या इधर हम चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। तो n/2 अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो n/4 एलिमेंट बचेगा। तो नेक्स्ट आइटरेशन में हम n/4 एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दें, बाकी बचे हुए n/4 पे हम सर्च करेंगे। ऐसे ही देन n/8 एलिमेंट को डिस्कार्ड करेंगे, सिर्फ n/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते चलेंगे। तो ये सिनेरियो। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास फॉर लूप वाइल लूप तो है नहीं कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लें। यहाँ हम इक्वेशन लिखते हैं जिसको कहते हैं रिकर्सिव इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन। तो अगर t of n आए, तो यहाँ जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ क्या है, सिंपली कंपैरिजन और यहाँ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लग रहा है, सिंपल कंपैरिजन एंड ऑल। और ये हर एक स्टेप में हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर स्टेप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब हमारे पास n एलिमेंट्स थे, तो ये क्या हो रहे थे, मिड कैलकुलेट किए और ये एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो रेस्ट ऑफ द, अगर यहाँ एक इंपॉर्टेंट समझना क्या है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये कंडीशन जब ट्रू होगी, तो या तो ये फंक्शन कॉल होगा या तो ये फंक्शन। क्या ये दोनों फंक्शन एट अ टाइम दोनों कॉल होंगे, नहीं। अगर ये कॉल हो रहा है तो ये नहीं होगा। फिर ये कॉलिंग यहाँ आएगी, तो अब इसके पास कितने एलिमेंट बचे हैं, सिर्फ n/2 एलिमेंट। तो इसको कॉल करेंगे जब, तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, जब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे हमने बाइनरी सर्च अप्लाई किया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, t of n। अब ये दोबारा क्या हो रहा है, फिर से बाइनरी सर्च अप्लाई हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n/2, यानी एरे की साइज n/2 हो गई। या तो ये होगा या तो ये, इसकी भी टाइम क्या होगी, t of n/2 होगी। ये दोनों कोई सा भी कॉल हो सकता है, डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। लेकिन ये दोनों फंक्शन सिर्फ एक ही बार कॉल होंगे, मतलब एट अ टाइम दोनों में से सिर्फ एक ही कॉल होगा, दोनों एक साथ कॉल नहीं होगी। यानी ये नहीं कि ये भी सेपरेट कॉल होगा, ये भी सेपरेट कॉल होगा। एट अ टाइम दोनों फंक्शन, दोनों में से सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल होगा। फिर ये n/2 क्या होगा, n/4 में डिवाइड होगा और n/4। ओके, अब इन दोनों में से डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि जो हमारा एलिमेंट है वो छोटा या बड़ा है, या तो इधर कॉल होगा या तो इधर कॉल होगा। अगर इधर कॉल हुआ तो ये कॉल नहीं होगी। ओके, फिर अगर देखें n/8, ये क्या है आपका n/8। इन दोनों में से डिपेंड करता है ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। अगर सपोज दैट कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इधर हम कॉल करेंगे। ओके, तो अब लिखते हैं इसका रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन किस तरीके से लिखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज दैट टाइम टेकन
टी ऑफ एन फॉर इनपुट एन, टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू हर एक आइटरेशन जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है ये तो सब में एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट टाइम सब में लग रहा है। सी प्लस फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ तो टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू सी प्लस आइदर दिस फंक्शन कॉल और दिस फंक्शन कॉल, दोनों में से एक ही फंक्शन कॉल होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टी ऑफ एन बाई टू। बट इस टी ऑफ एन बाई टू को नहीं लिख रहे हैं, इन दोनों क्योंकि दोनों कॉमन है या तो ये तो सिर्फ एक ही लिखेंगे। क्यों टी ऑफ एन बाई टू लिखना है, दोनों को क्यों नहीं ऐड करें, मतलब यहाँ इस तरीके से क्यों नहीं लिखना है टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन बाई टू। क्यों, क्योंकि मिड कैलकुलेट करने के बाद या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। तो अगर लेफ्ट की तरफ गए तो ये वाला नहीं हम लेंगे, अगर राइट की तरफ जाएंगे तो ये लेंगे, ये छोड़ देंगे, तो एक ही हम लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। ओके, ये हो गया। ये कब है, n की वैल्यू, और हम इसकी टर्मिनेशन कंडीशन ये अज्यूम करें कि जब आपके पास एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो उसमें 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। एक आपके पास एरे है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उस पर अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर वो एलिमेंट है वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ एक चीज, इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी सिंपली एल्स पार्ट में रिटर्न -1 मींस एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट नहीं, ये इसका मतलब है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे पहले आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है मास्टर थ्योरम, रिकर्सिव ट्री मेथड। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो अब इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ गया टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू सी प्लस टी ऑफ एन बाई टू। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर टी ऑफ एन बाई टू की हमें वैल्यू पता है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो टी ऑफ एन बाई टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन बाई टू, फिर से सपोज दैट ये फंक्शन कोई कॉल हुआ टी ऑफ एन बाई टू के लिए, तो वापस आएंगे यहाँ आएंगे, सेम ये आपका जो है जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ऑपरेशन है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, सी प्लस फिर से क्या हो जाएगा, एरे की साइज, फिर से या तो ये फंक्शन कॉल होगा या तो ये होगा, तो इन दोनों में से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये इसकी वैल्यू n/4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू n/4, तो दोनों में से कोई सा भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n/4। तो n/4 को हम 2 स्क्वायर लिख रहे हैं ताकि ईजी होगा इक्वेशन सॉल्व करने में। तो टी ऑफ n/2 इक्वल टू सी प्लस टी ऑफ n/2 स्क्वायर, यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू सी प्लस, ये तो सी पुराना जो उसमें टी ऑफ एन में था, अब ये इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, तो सी प्लस टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर, ये हो जाएगा राइट। अब फिर से क्या आ गया टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी प्लस टी ऑफ एन बाई टू क्यूब, दैट मीन्स टू क्यूब नथिंग बट 8, n/4 का हाफ क्या होगा, n/8 हो जाएगा। फिर से इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू सी प्लस ये वाला सी प्लस टी ऑफ एन बाई 2 पावर 3। तो ये कब जाके स्टॉप होगा, ओके, तो सपोज दैट हम यहाँ थर्ड टाइम आइटरेट की तो इतना है, सपोज दैट टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू सी प्लस एंड सो ऑन टिल टी ऑफ एन बाई 2 पावर की। हम ये एज्यूम करें कि kth आइटरेशन में ये जाकर आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम स्टॉप हो रहा है। तो इसे हमें क्या करना है, n बाई 2 पावर k कब जाके ये स्टॉप होगा, जब इनपुट साइज बने, लास्ट एलिमेंट एक बचेगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, n बाई 2 पावर k को 1 बनाना होगा, तभी हमें t ऑफ 1 मिलेगा, क्योंकि इसका टर्मिनेशन कंडीशन, ये इसको कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, t ऑफ 1 इक्वल टू 1 और ये अलग से, ओके। तो इसे क्या करना होगा, हमें 1 बनाना होगा, तो क्या करेंगे c प्लस एंड सो ऑन, इसको 1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा t ऑफ 1 राइट प्लस। तो अगर इसको केयरफुली देखें, टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू सी प्लस एन बाई 2, जब यहाँ n बाई 2 पावर 1 अगर लिख लेते हैं, जब यहाँ 2 पावर 1 था तो टोटल कितने कांस्टेंट थे 1, n बाई 2 स्क्वायर 2 कांस्टेंट, n बाई 2 पावर 3 कांस्टेंट, n बाई 2 पावर k दैट मीन्स टोटल k कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा k इंटू सी प्लस ये 1 है, 1 हो जाएगा। अब n बाई 2 पावर k इक्वल टू 1 यहाँ से हम ले सकते हैं, यस, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लिख दें n बाई 2 पावर k विच इज इक्वल टू 1, तभी जाके ये 1 हुआ। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या है, n बाई 2 पावर k विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पावर k, दोनों साइड अगर log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू log n। तो यहाँ क्या है k इंटू सी प्लस 1, इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं c इंटू log n प्लस 1, ओके। तो ये कांस्टेंट है, ये log n है, तो डोमिनेटिंग टर्म क्या होगा log n विच इज इक्वल टू बिग O ऑफ log
एन बेस, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, रिकर्सिव एल्गोरिथम में यहाँ कोई फॉर लूप वाइल लूप का कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हम नंबर ऑफ आइटरेशन काउंट करेंगे। यहाँ हमें चेक करना होगा, ये इक्वेशन हमें लिखनी होगी, ये जो आपकी इक्वेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके।